good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to E Takshla classes. I am Kabir Srivastava, who is going to present you NDA 2018 previous year questions based on chemistry and biology. So, in the previous videos of science, I have covered physics, last 5 exams 2020, 2019 1, 2019 2, 2018 1, and 2018 2. So, till now, these all exams related to physics have been covered. Now the turn of chemistry and biology is there. So अभी तक केमिस्ट्री का भी 2020 एंड 2019 का पोर्शन डन हो चुका है. सो आज की वीडियो में 2018 जो एनडीए 2018 है इसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कंबाइन कर दिया गया है सो दैट आपको एक ही वीडियोस में पूरा क्रक्स और पूरी नॉलेज मिल जाए. ओके सो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेंशन किया है कि ये जो एनडीए के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज एनडीए का लेवल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ साइंस, CAPF एंड CDS से हाई है विदाउट एनी डाउट, राइट. तो उससे हाई है, तो अगर आप एनडीए का देख लोगे तो आपको CAPF CDS में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी जो उनके कॉन्सेप्ट्स है उन्हें ग्रास्प करने में, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस? ओके, सो जब ये रिएक्शन होता है ना तो सिंथेटिक गैस बनती है, तो उसे हम सिन गैस बोलते हैं. सो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो उससे सिन गैस वो सिन गैस होती है. सो यू कैन सी सिंथेटिक गैस इन शॉर्ट रिटन एज सिन गैस इज अ मिक्सचर which constitutes carbon monoxide CO and hydrogen. Syngas is produced by gasification of a carbon containing fuel to a gaseous product which has a high heating value. Okay, so जैसे इसमें इससे पूछा सिन गैस, सो सिन गैस हो गया CO+H2. जब इसकी गैसिफिकेशन करते हैं, जब इसके आगे हम लाइक एक केमिकल प्रोसेस होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. सो एक सिंथेटिक फ्यूल जनरेट होता है और फ्यूल हम सबको पता है इसकी हाई हीटिंग वैल्यू होती है या कैलोरीफिक वैल्यू होती है. ओके, सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो सिंथेटिक गैस इज सिन गैस और CO+H2. Okay, now moving on to the next question. What is the molar mass of anhydrous? Anhydrous means the compound which does not have any water component. So मतलब dry हो गया. Okay, in layman term. So sodium carbonate की बात की जा रही है. So sodium carbonate is Na2CO3, right? So इसका उसने मोलर मास पूछा है एंड आपको बहुत सारी चीजें इसमें गिवन है लाइक एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन is given in this particular question. Okay, so Na2, so यानी 2 atoms of Na, so 2 into 23 plus कार्बन, कार्बन का एक ही यहाँ पे एटम है, so 12. देन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, so 3 into 16, राइट. सो ये कितना हो जाएगा 46 plus 12 plus 48. सो ये हो जाएगा आपका 106. 48 plus 46 94 plus 12, so that comes out to be 106 U. ठीक है, सो U होता है आपका AMU, हम इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट. सो दैट इज द सेम थिंग. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि U ही मेंशन है जब आपको क्वेश्चन में दिया गया था. तो 106 U इज द करेक्ट आंसर. Now moving on to the next question, which one of the following is a heterogeneous mixture? Mixture हम सबको पता है जिसमें दो या उससे ऊपर कंपोनेंट्स हो. सो हेटेरोजेनियस में कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन नहीं होती. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिलेगी, विनेगर में भी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिलेगी, एंड इवन इन द सोडा वाटर. दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड सोडा वाटर, क्योंकि एक पेक्यूलर और स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन उसमें है. नाउ कमिंग टू द मिल्क पार्ट. सो आपने देखा होगा कि मिल्क आप जैसे आपने मदर डेयरी के पैकेट्स देखे होंगे या लाइक पंजाब और अपर नॉर्थ में वेयर का चलता है. तो एक येलो पैकेट होता है, एक आपका रेड पैकेट होता है और ऑरेंज पैकेट होता है, ग्रीन पैकेट होता है. सो उसमें ना फैट का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है. तो येलो में सबसे कम फैट होता है, इट इज़ डबल टोन. देन ग्रीन इज सिंगल टोन एंड जो रेड होता है वो जीरो टोन मिल्क होता है, यानी उसमें कोई भी उसमें फैट बहुत ज़्यादा है जो रेड या ऑरेंज पैकेट होता है. ग्रीन में थोड़ा उससे कम फैट होगा और येलो में तो बहुत ही कम फैट होगा. सो क्या है, कॉम्पोजिशन वेरी कर रहा है. सो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ आ गई ये चीज़. सो मिल्क इज द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यही चीज़ें बोल रही. दोज ग्लोब्स ऑफ फैट आर सो स्मॉल दैट दे फ्लोट इन द लिक्विड मिल्क फॉर्मिंग अ सस्पेंशन दैट मेक्स द मिल्क अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ओके, सेम चीज़ है. So next question, a sample of oxygen contains two isotopes of oxygen with masses 16U and 18U respectively.
सो बेसिकली दो आइसोटोप यूज किए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, जिसका एक का मास है 16U, एक का है 18U। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? So अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो उसने बोला 3:1 है, सो 16 इंटू 3 कर दो, 18 इंटू 1 कर दो, एंड हाउ मेनी एटम्स और व्हाट इज द प्रोपोर्शन? 3:1, सो नीचे आ जाएगा 4, बिकॉज इन टोटलिटी 4 components or 4 units are there. So 16 into 3, that comes out to be 48 plus 18. So 66 by 4, that comes out to be 16.5 U. Okay. So आपका करेक्ट आंसर होगा 16.5 U और ऑप्शन डी यहाँ पे. Now, moving on to the next question. The atomic number of an element is 8. How many electrons will it gain to form a compound with sodium? So, इसने बोला है एक अटोमिक नंबर 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन में क्या होता है? 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए. और आपके सामने Na है, ठीक है. Na सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ऑक्सीजन O2 नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन Na एक ही लूज कर सकता है. तो इस केस में क्या होगा? सोडियम के कितने एटम्स चाहिए? उसे 2 एटम्स चाहिए. एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन की भूख, और आप कह सकते हो जो अपना स्टेबिलिटी की जो भूख है वो खत्म हो जाएगी. सो वो कंपोनेंट बनेगा आपका एन, कंपाउंड बनेगा Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, बी ऑप्शन, राइट. Now, moving on to the next question, which one of the following is a waterborne disease? Jaundice, tuberculosis, rabies, arthritis. So arthritis तो bones का होता है, bones की weakness, that is arthritis. Tuberculosis ये आपका waterborne तो है नहीं. Then rabies भी एक वायरस है, ठीक है. जॉन्डिस हमेशा वाटर से होता है, लाइक एक कंपाउंड बन जाता है इसमें बिल्बुरिन करके, तो वो आपको काफ़ी वो प्रॉब्लमेटिक है इस चीज़ में. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, तभी आपको जॉन्डिस होता है. तो वाटर बॉर्न डिजीज़ यहाँ पे जॉन्डिस है. तो जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज मेनली कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ अ bilirubin, a waste material in the blood. Symptoms may be yellow tinge to the skin and whites of the eye, dark urine, etc. Tuberculosis is a bacterial disease that mainly affects the lung. It is spread by sneezing or coughing. Arthritis is the joint pain in simple words. It may be an age-related disease. And rabies is a virus. Okay, now moving on to the next question. Which one of the following kingdoms have only unicellular organisms? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने पूछा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिसेलुलर एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. प्रोकैरियोट्स में होता है कि आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. यूनिसेलुलर में एक आपका सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा. ओके, उसमें न्यूक्लियस हो सकता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो सकता है, राइट. सो इसमें उसने पूछा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मोनेरा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट पोजेसेस यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. इट हैज़ वेल डिफाइंड, लाइक सेम थिंग मैंने अभी इसी सेंटेंस में मेंशन कर दिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. सो यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है. दे हैव सेल वॉल बट लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तभी इसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. और दे हैव डेवलप्ड बोथ सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, तभी से यूकैरियोट्स बोलते हैं, राइट. और एग्जांपल आप इसका देख सकते हो, मोनेरा का बैक्टीरिया, अमीबा इसका होता है प्रोटिस्टा का, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द. सो दो चीज़ें होती है, एक तो लेटरल मेरिस्टेम, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम. तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो वाइडनिंग, लाइक स्टेम की अगर आपको विड्थ वो करनी है तो वो मोर और लेस लेटरल मेरिस्टेम पे डिपेंड करेगा. बट एपिकल मेरिस्टेम पे डिपेंड करने वाली चीज़ है लेंथ ऑफ द प्लांट. ओके, लेंथ ऑफ द प्लांट आपके एपिकल मेरिस्टेम पे करेगी डिपेंड. तभी उसने लिखा है अगर डैमेज इसे हो गया तो आपकी लेंथ इफेक्ट हो जाएगी, यानी उसकी ऊंचाई जो प्लांट की है वो बढ़ नहीं पाएगी. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए. Apical meristem is also known as growing tip. It is found in the buds and growing tips of fruits and plant. It is responsible for the growth of new cells in young seedlings.
अभी आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एपिकल मेरिस्टेम causes primary growth, that is lengthening of plant. Lateral meristem causes secondary growth, that is widening of plant. Okay. Now moving on to the next question. One of the additional functions of smooth endoplastic reticulum is, so हमें पता है endoplastic reticulum आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस में काम आता है. सो प्रोटीन सिंथेसिस तो आपका RER करता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है. बट क्वेश्चन में क्या पूछा, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस. सो इसका आंसर सही होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. Main function of SER includes synthesis of lipids, steroid hormones, the detoxification of toxic substances or harmful metabolic byproducts and the storage of metabolism. ये सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. एडिशनल होगा ये वाली चीज़, राइट. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स कंटेन DNA. तो सेलुलर ऑर्गेनल्स हम सबने पढ़े, तो उसमें DNA किस किस में होता है. तो न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा, तो ये चारों ऑप्शन में है. फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लांट्स के केस में फ्लोरोप्लास्ट में, ओ सॉरी यहाँ पे यस क्लोरोप्लास्ट, एंड देन एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया. सो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन ए. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल. ठीक है, प्रोड्यूसेस एनर्जी और वहाँ पे आपका DNA होता है. एंड न्यूक्लियस में तो DNA होता ही होता है बिकॉज वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Phytoplankton produces most of the organic carbon in the ocean. Algae are produced in the cold water biome or cold water atmosphere. So इसमें उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, एंड अगर दोनों ही करेक्ट है तो इसका रीज़न सही है कि नहीं है. ओके. तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, पहली बात तो एल्गे है और ये पानी में ही होता है. तो ये जितना भी लाइक प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा. सो आप इसमें इससे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी, सो कार्बन की ज़रूरत होगी, तो अपना जितना भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन है ये वहीं पे प्रोड्यूस करता है ओशन में, बिकॉज उसका फीडिंग मटेरियल है, आप उससे कह सकते हो उसका फूड है वो. तो वो ओशन में ही प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ओशन एल्गे है ये, राइट. एंड देन ये second statement, algae are produced in the cold water biome. That is also true, right. But इसका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है. पहली बात तो एल्गे दोनों उसमें दोनों एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो सकते हैं, कोल्ड वाटर में भी हॉट वाटर में. अगर ये लिख देते हैं एल्गे आर प्रोड्यूस ओनली इन द कोल्ड वाटर, दैट वुड बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बट यहाँ पे इसने सिर्फ लिखा है एल्गे आर प्रोड्यूस इन द कोल्ड वाटर बायोम, यानी दिस इज करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 से कोई रिलेशन नहीं है. तो ये चीज़ मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग के इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं आराम से. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग greenhouse gases is in the largest concentration in the atmosphere. तो CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. तो आपको पता है सबसे पहले हमारा अगर एयर कॉम्पोजिशन देखें तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है, फिर ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन आता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये 3 गैसेस तो आपकी वो है नहीं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर ये पता है तो वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट. सो वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. सो जिप्सम क्या होता है, एक हाइड्रेट कंपाउंड है, CaSO4 प्लस 2H2 होता है. ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया 2CaSO4 नहीं, CaSO4 और हाइड्रेट तो होते हैं तो 2H2 हो जाएगा, राइट. तो ये रहा आपका जिप्सम इज द सॉफ्ट सल्फेट मटेरियल. इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. द केमिकल फॉर्मूला फॉर जिप्सम इज CaSO4 2H2. इट इज वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो इन मेनी फॉर्म्स ऑफ प्लास्टर ड्राइवॉल. आपने अपने घरों में देखा होगा POP, जिप्सम वन और सेम थिंग. ठीक है. Which one of the following is not used as fertilizer? तो दो ऑप्शन तो आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, बिकॉज ये तो हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है, क्रॉप्स को. अब बचा अमोनियम सल्फाइड एंड अमोनियम सल्फेट. अब यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक का बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है. अमोनियम सल्फेट जब आप NCERT पढ़ोगे या लूसेंट पढ़ोगे तो उस चीज़ में ये मेंशन किया हुआ है कि अमोनियम सल्फेट को हम एज अ एल्कलाइन फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. तो आपके सामने ऑप्शन बचा अमोनियम सल्फाइड.
ये दो ऑप्शन तो कहीं से नहीं आ सकते थे, नाइट्रेट एंड अमोनियम फॉस्फेट, बिकॉज ये तो यूज होते ही होते हैं हमारी सॉइल्स के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका बी ऑप्शन, अमोनियम नाइट्रेट इज अ नाइट्रेट सॉल्ट विद अमोनियम कटायन, इट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अमोनियम सल्फाइड इज मेड अप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फाइड विद वाटर, स्टिंग बॉम्ब बोलते हैं इसे, एंड इट इज यूजली यूज्ड इन फोटोग्राफी डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये मैंने बोला था इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, एल्कलाइन, राइट, और अमोनियम फॉस्फेट भी यूज होता है हमारे उसमें सॉइल्स में। Now moving on to the next question, which one of the following is an oxidation reduction reaction? Very important. Oxidation reduction reaction means redox reaction, यानी इसमें oxidation भी होगा और reduction भी होगा, ये नहीं कि सिर्फ oxidation ही होगा, दोनों चीजें होंगी। So पहला देखो Na, पहला जो है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वैसे भी Na पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह गया, Cl नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग और रिड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एडिंग अप ऑफ हाइड्रोजन, और एडिंग अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो CaO प्लस H2O दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगेन इसमें कोई गेन या लॉस नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। फिर थर्ड में देखो, Mg था टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जब हुआ तो इसके साथ जाके इसने हमने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये भी स्टेबल, O भी स्टेबल, क्योंकि O भी था आपका उस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, तो O को भी चाहिए थे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, तो M जब यहाँ पे आया तो O भी स्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, Mg ने लूज किए। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Na ही रहा, Na ने इलेक्ट्रॉन्स पहले भी लूज किए थे, बाद में भी लूज किए हुए हैं, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक रिएक्शन में ही गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है, दैट इज सी ऑप्शन। Now moving on to the next question, the solution of which one of the following will have pH less than 7? जब आप एसिड्स एंड बेसिस खोलोगे तो उसमें ना एग्जांपल्स दिए हैं, तीन थ्योरीज हैं, तीन थ्योरीज के अंडर जितने भी एग्जांपल्स है उसे करेक्टली नोट करिए, और उसी पे सारा क्वेश्चन है। NaOH हाइड्रोक्साइड है, एल्कलाइन होगा नेचर में, तो pH इसका 7 से ऊपर होगा। KCl, KCl भी क्या है? HCl, और इसका एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट है, ठीक है, न्यूट्रलाइज सॉल्ट है तो इसका pH भी 7 ही होगा। NaCl भी न्यूट्रलाइज सॉल्ट है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो ये दो रिएक्शन में तो सॉल्ट बन गया। ये तो हाइड्रोक्साइड है तो अल्कलाइन हो गया नेचर में। FeCl3, FeCl3 ही एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं, pH लेस देन 7 होगा, और इसका pH अराउंड 3 to 4 होता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, राइट। सो ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, NaOH एक हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिक। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट NDA 2018 previous year questions based on chemistry and biology. Okay, so अगर आपका कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें। सो लाइक दिस वीडियो and please do appreciate our efforts and mention any improvement to be done from our side in the comment box. Subscribe our channel, that is Takshla classes, and yes, share out this video with your friends. So we will be coming with more and more informative videos and exam oriented videos like this on daily basis. So stay tuned. Thank you and goodbye for now.